इस विश्लेषण में आज हम एक ऐसे प्राचीन भारतीय दार्शनिक विवाद की बात करेंगे जो अपने आप में बेहद आकर्षक और डीप है। हम सीधे चलते हैं मीमांसा दर्शन के एक मूलभूत ग्रंथ की तरफ, जिसे विरोधाधिकरणम कहा जाता है। यहाँ सदियों पहले बिना किसी बायस के कठोर तर्का और विश्लेषण के जरिए सबसे जटिल धार्मिक तथ्यों को सुलझाने का एक जबरदस्त प्रयास किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चर्चा के मूल में एक बड़ा ही पैराडॉक्सिकल सवाल है। जरा कल्पना कीजिए, जब दो पवित्र ग्रंथ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बातें कह रहे हों, तो ऐसी स्थिति में विश्वास को तोड़े बिना आखिर सत्य का निर्धारण कैसे किया जाए? ये प्राचीन दर्शन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक है। आइए इस दार्शनिक न्यायालय की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, जहां दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। खैर, इस टकराव के दो मुख्य किरदार हैं जिन्हें अच्छी तरह समझना जरूरी है। एक तरफ है श्रुति, यानी प्रत्यक्ष रूप से सुने गए वेद, जो बिल्कुल मूल और शाश्वत माने जाते हैं। और दूसरी तरफ है स्मृति, यानी मनुष्यों द्वारा याद रखी गई परंपराएं और नियम। मूल समस्या ये है कि जब इन दोनों के बीच टकराव हो तो किसका पतड़ा भारी होना चाहिए। यहाँ से हम इस चर्चा के पहले हिस्से में आते हैं, पूर्वापक्ष, यानी परंपरा का बचाव। दार्शनिक न्यायालय का ये पहला चरण बड़ी ही मजबूत दलील से शुरू होता है। विपक्षी पक्ष का कहना है कि परंपराओं को ऐसे ही कैजुअली रद्द नहीं किया जा सकता। उनका एक बहुत बड़ा डर था जो इस कोर्ट में साफ झलकता है। उन्हें लगता था कि अगर एक भी परंपरा पर डाउट किया गया तो जो भौतिकवादी हैं, जिन्हें लोकायतिका कहा जाता था, उन्हें धर्म पर हमला करने का एक बहाना मिल जाएगा और इससे पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। और इस डर के आधार पर उन्होंने स्मृति के पक्ष में कुछ बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स रखे। उनका मानना था कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए परंपराएं बहुत जरूरी हैं। अगर इन्हें ठुकराया गया तो समाज को केवल अधूरा न्याय ही मिलेगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने ये दिया कि हो सकता है किसी परंपरा का मूल ऐसी वैदिक शाखा में हो जो अब लुप्त हो चुकी है। इसलिए सिर्फ मानवीय गलती या बायस का अनुमान लगाकर किसी परंपरा को पूरी तरह से डिस्कार्ड करना समझदारी नहीं है। अब आते हैं चर्चा के दूसरे भाग की तरफ, विकल्पा, जिसे समझौते का जाल भी कह सकते हैं। जब भी दो पवित्र विचार आपस में टकराते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी नेचुरली एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने लगती है। दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का ये आइडिया सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। इसके लिए एक बड़ा ही मशहूर प्राचीन उदाहरण है व्रीहि यावा नियम। इस नियम में होता यह है कि विरोधी तथ्यों को एक समान विकल्प यानी इक्वल ऑल्टरनेटिव्स मान लिया जाता है। जैसे किसी अनुष्ठान में चावल, व्रीहि या जौ, यावा, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल अलाउड होना। ये अप्रोच दिखाता है कि कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी बातों को ऑप्शनल बनाकर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। जब नियम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हों तो स्थिति एक दो मुँहे घोड़े जैसी बन जाती है। जरा सोचिए, ये कितना बेतुका है। दो विरोधी नियम एक ही वक्त पर इंसान को दो अलग अलग दिशाओं में खींचने लगते हैं। परिणाम, इंसान ना इधर का रहता है ना उधर का। ये कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन कम और एक बड़ा भटकाव ज्यादा लगने लगता है। और यहीं से एंट्री होती है तीसरे भाग की, अष्टादोषा। ये एक पूरा मैथमेटिकल टेकडाउन है। यहाँ प्राचीन विद्वान समझौते के इस आइडिया की पूरी तरह धज्जियां उड़ा देते हैं। संख्या 8, मीमांसा दर्शन के इस लॉजिक में ये नंबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उन 8 अनअवॉइडेबल लॉजिकल फ्लॉज को दर्शाता है जिसे अष्टादोषा कहते हैं। जब भी किसी विरोधाभास को एक कॉम्प्रोमाइज मानकर स्वीकार किया जाता है तो ये 8 दोष ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं और पूरी व्यवस्था उलझ कर रह जाती है। तो चलिए इस केओटिक लूप को समझते हैं। देखिए ये काम कैसे करता है। पहला कदम, एक वैलिड मूल सत्य को अस्वीकार किया जाता है। दूसरा, उसकी जगह एक इनवैलिड सेकेंडरी नियम को अपना लिया जाता है। तीसरा, जब रियलिटी हिट करती है तो पहले अस्वीकार किए गए सत्य को फिर से अपनाया जाता है। और चौथा, उस सेकेंडरी नियम को फिर से नकार दिया जाता है। ये एक एंडलेस चक्रव्यूह दोष है। इसे मैथमेटिकल प्रूफ की तरह देख सकते हैं कि दो कंप्लीटली ऑपोजिट बातों के बीच मिडिल ग्राउंड ढूंढना बिल्कुल निरर्थक है। इस स्थिति को डिफाइन करने के लिए एक कमाल की प्राचीन कहावत है, सर्वनाश सामने आने पर बुद्धिमान व्यक्ति आधा हिस्सा त्याग देता है। इसे दर्शन में अर्धा वाइशस कहा गया है। लॉजिक बहुत सिंपल है। एक फ्लॉड परंपरा को बचाने के चक्कर में पूरे सिस्टम को बर्बाद नहीं किया जा सकता।
जब पूरी तरह नष्ट होने का खतरा हो तो आधे को छोड़ देना ही समझदारी है, ताकि असली व्यवस्था बची रहे। इन सभी तार्किक उलझनों के बाद अब आते हैं चौथे और आखिरी भाग पर, सिद्धांत यानी अंतिम निर्णय। ये दर्शन का वो पॉइंट है जहां पर्दा पूरी तरह उठ जाता है और सत्य के निर्धारण का नियम सेट हो जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो उदाहरण दिया गया है वो सच में लाजवाब है। श्रुति और स्मृति के डिफरेंस को एक हाथी और उसके पैरों के निशानों से कंपेयर किया गया है। श्रुति प्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी खुद साक्षात हाथी को देखना, और स्मृति सिर्फ अनुमानित ज्ञान है, यानी जमीन पर पैरों के निशान देखकर अनुमान लगाना कि शायद यहाँ से हाथी गुजरा था। अब कॉमन सेंस क्या कहता है? अगर हाथी बिल्कुल सामने ही खड़ा है तो उसके पैरों के निशानों से उसकी मौजूदगी का अनुमान लगाना पूरी तरह से इर्रेलेवेंट हो जाता है ना। यही मूल लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है। जब प्राइमरी प्रत्यक्ष प्रमाण यानी श्रुति मौजूद हो तो सेकेंडरी अनुमानित ज्ञान यानी स्मृति अपना पूरा वजूद और प्रभाव खो देती है। और इस लॉजिक से एक अत्यंत जरूरी निष्कर्ष निकलता है जो एक नया शब्द हमारे सामने लाता है, भ्रांति। भ्रांति का मतलब है मानवीय भूल, इल्यूजन या समझने में हुई कोई गलती। टेक्स्ट का क्लियर वर्डिक्ट है कि अगर कोई स्मृति परंपरा सीधे वेद यानी श्रुति से टकरा रही है तो वह ईश्वरीय तो बिल्कुल नहीं हो सकती। उस टकराव की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, भ्रांति, यानी वह परंपरा किसी मानवीय गलती का ही नतीजा है। तो इस विश्लेषण ने हमारे लिए सत्य की एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड हायरार्की स्थापित कर दी है, ताकि विरोधाभासों को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय लॉजिक से सुलझाया जा सके। स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। पहला, हमेशा मूल प्रमाण यानी श्रुति को ढूंढें। दूसरा, अगर श्रुति ना मिले तभी परंपरा यानी स्मृति पर भरोसा करें। और तीसरा, सबसे अहम नियम, अगर दोनों कभी भी आपस में टकराएं तो श्रुति बिना किसी हेजिटेशन के स्मृति को रद्द कर देती है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा ही गहरा सवाल सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जब प्राचीन परंपराएं किसी मूलभूत सत्य से आकर टकराती हैं तो आखिर समाज को क्या बचाता है? अंधविश्वास या एक कठोर और सटीक तार्किक व्यवस्था? विरोधाधिकरण का ये विश्लेषण हमें यही सिखाता है कि सदियों पहले भी भावनाओं से ऊपर उठकर एक सख्त लॉजिकल फ्रेमवर्क पर जोर दिया जाता था, और यही इन प्राचीन भारतीय विचारों की सबसे बड़ी सार्थकता है।